प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 यानी मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार। वो मन की बात जो प्रधानमंत्री महोदय हर महीने लगातार आपके साथ जुड़ते रहे हैं और अपने मन की बात के माध्यम से वो तमाम बिंदु आपके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। वो सब हमारे लिए प्रेरणा बनती है। आगे के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका भी उसकी होती है। और यकीन मानिए, संकट की घड़ी हो या सामान्य परिस्थितियां हो, मन की बात ने हम सबको बहुत गाइड किया है, बहुत मजबूत किया है, हौसला बढ़ाया है। प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में देश में जब 2014 में नई सरकार बनी थी, तब से लेकर अब तक ये पूरा दौर 7 साल का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इसलिए जब प्रधानमंत्री महोदय ने पिछली मन की बात आपके साथ शेयर की थी, यानी 30 मई को, अब चूंकि दिन भी वही था, तो इसलिए 30 मई को मन की बात करते हुए उन्होंने 7 साल पूरे होने का भी जिक्र किया था। क्योंकि आप में से बहुतों ने इस बात के लिए उनसे अनुरोध किया था और उस सिलसिले में उन्होंने कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मुझे कहना चाहिए, क्योंकि इतने संक्षेप में इतनी सारी बातों को समाहित कर पाना तो संभव नहीं होता। इसलिए कुछ बिंदुओं को आपके साथ शेयर किया कि कैसे चीजों ने भारत के दिशा को, हमारे जीवन को बदला है, एक सकारात्मक दिशा में बदला है। आज इसी बात को लेकर हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं विस्तार से। उसका जो आयाम है हो सकता है कि थोड़ा अलग हो, क्योंकि हम मूर्त की जगह शायद ज्यादा उन बातों को जो कि अमूर्त हैं लेकिन दूरगामी जिनका प्रभाव पड़ता है, संस्कृति है, भाषा है, शिक्षा है, उन पर खास तौर पर बातचीत हम करना चाहते हैं। और इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर निरंजन कुमार को, जो कि प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग, कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में। और 25 वर्षों से भी अधिक समय से आपका अध्यापन का अनुभव है। अनेक यूनिवर्सिटीज में आपने पढ़ाया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी USA, मिशिगन यूनिवर्सिटी, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सभी अमेरिका की विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक बात खास है कि आप राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हिंदी और उच्च शिक्षा के लिए काम करने का अपना लक्ष्य भी रखते हैं। और इस दिशा में आप लगातार अपने लेखों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। बीते लगभग 12 वर्षों में अनेक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में आप नियमित रूप से लेख लिखते हैं, छपते हैं और तमाम चैनलों पर भी विभिन्न चर्चाओं में भी आपने हिस्सा लिया है। और चूंकि संस्कृति, शिक्षा, भाषा ये आपके प्रिय विषय हैं, इसीलिए आज इन्हीं बिंदुओं को लेकर कुछ विस्तार से आपसे हम चर्चा करेंगे। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ये चीजें आपको क्यों लगता है कि ये चीजें बहुत आवश्यक हैं एक देश के लिए, जिनको आप बार बार अपने लेख के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्म पर लोगों तक पहुंचाते हैं? जैनेन्द्र जी, ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस रूप में देखें कि पिछले 70 सालों से, यानी आजादी के बाद, उसमें खासतौर से 60 साल मोदी जी के 7 साल के पहले की जो वर्ष थे, और आजादी के पहले की अगर देखा जाए मैकाले मिनट आता है जी, और उनकी जो शिक्षा नीति बनती है भारत के संदर्भ में, तो अंग्रेजी राज ने बहुत ही सचेत रूप से भारतीय समाज, उसकी संस्कृति, उसकी शिक्षा, हमारे जो ज्ञान विज्ञान की प्राचीन गौरवशाली परंपरा रही, उस सबको सायास उसने एक तरह से न केवल दबाने की बल्कि नष्ट करने की कोशिश की। और इसकी वजह से हम अपनी प्राचीन परंपरा, जो केवल, जैसे बहुत सारे हमारे भारतीय बुद्धिजीवी हैं जी, पश्चिम, मैं उसे नहीं कहूंगा कि वो पश्चिम परस्ती है, बल्कि पश्चिम से आक्रांत ज्यादा है। अच्छा परस्त ना भी हो तो एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि आज भी अभी हाल तक हम लोग क्या कहते थे कि कालिदास को कहते थे कि भारत का शेक्सपियर, चाणक्य को कहते थे कि भारत का मैकियावेली, आप समुद्रगुप्त को कहते थे कि भारत का नेपोलियन। जबकि आप देखें तो ये तीनों जो हमारे भारतीय मनीषी रहे, या चाहे कालिदास हो या चाणक्य हो या फिर हमारे समुद्रगुप्त हो, अपनी प्रतिभा में भी उनसे कमतर नहीं है और उपलब्धियां भी उनकी बल्कि ज्यादा ही रही हैं। लेकिन किसी भारतीय विद्वान ने, हमारे जो 70 सालों से जो इंटेलेक्चुअल्स थे, कभी भी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। तो इसलिए यह प्रश्न मुझे बार बार मेरे दिमाग में आता है कि भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्र, इसको हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे शिक्षा के विमर्शों में इसको परिधि से केंद्र में लाया जाए, जिसकी ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से नरेंद्र मोदी जी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। इनके आप शिक्षा नीति को देखें, इनके पर्यावरण को देखें, भाषा को देखें, सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को देखें, हर जगह भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारत राष्ट्र जी को इन्होंने सर्वोपरि रखा है। देखिए, एक बात है कि हम इसीलिए कहते हैं, और आज की बातचीत का जो केंद्र बिंदु या विषय है वो राष्ट्रीय चेतना और चिंतन के 7 वर्ष,
ये पूरी यात्रा जो 7 वर्षों की रही है अभी तक की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें इन चीज़ों को कितना बढ़ावा मिला? क्योंकि विकास तो निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में हमें साफ नजर आता है आज की तारीख में, और उनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया। लेकिन कुछ बातें ऐसी जिनका असर बहुत दूरगामी होता है, और कुछ बातें तत्कालिक रूप से जो हम महसूस करते हैं। निरंजन जी, एक बात तो तय है कि देखिए, ये चीजें हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं इस बात को कि एक राष्ट्रीय चेतना, एक राष्ट्रीय गौरव, एक अस्मिता और दुनिया भर में भारतीय होने के एक गर्व की अनुभूति लेकर आज देश में या दुनिया में हम जाते हैं, आते हैं हर जगह। और ये सब संभव हो सका उस सोच के वजह से जो प्रधानमंत्री जी लेकर चलते हैं। और उन्होंने खुद जैसे कहा मन की बात में कि 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया है, एक टीम के रूप में काम किया है, टीम इंडिया के रूप में काम किया है। यानी पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का, उसे पिरोने का वो काम मोदी जी की सोच ने और चिंतन ने किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। साथियों, मुझे कितने ही देशवासियों के संदेश, उनके पत्र देश के कोने कोने से मिलते हैं। कितने ही लोग देश को धन्यवाद देते हैं कि 70 साल बाद उनके गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा भी गांव अब पक्की सड़क से शहर से जुड़ गया है। मुझे याद है, एक आदिवासी इलाके से कुछ साथियों ने मुझे संदेश भेजा था कि सड़क बनने के बाद पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि वो भी बाकी दुनिया से जुड़ गए हैं। ऐसे ही कहीं कोई बैंक खाता खोलने की खुशी साझा करता है, तो कोई अलग अलग योजनाओं की मदद से जब नया रोजगार शुरू करता है, तो उस खुशी में मुझे भी आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने के बाद गृह प्रवेश के आयोजन में कितने ही निमंत्रण मुझे हमारे देशवासियों की ओर से लगातार मिलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से एक परिवार ने जल जीवन मिशन के तहत घर में लगे पानी के नल की एक फोटो भेजी। उन्होंने इस फोटो का कैप्शन लिखा था, मेरे गांव की जीवन धारा। ऐसे कितने ही परिवार है। आजादी के बाद 7 दशकों में हमारे देश के केवल 3.5 करोड़ ग्रामीण घरों में ही पानी के कनेक्शन थे, लेकिन पिछले 21 महीनों में ही 4.5 करोड़ घरों को साफ पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 15 महीने तो कोरोना काल के ही थे। इसी तरह का एक नया विश्वास देश में आयुष्मान योजना से भी आया है। जब कोई गरीब मुफ्त इलाज से स्वस्थ होकर घर आता है, तो उसे लगता है कि उसे नया जीवन मिला है। साथियों, इन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चुटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, वो कोरोना के समय में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। तो निश्चित रूप से निरंजन जी, आपने भी, मैंने भी, या हमारे सभी श्रोताओं ने इस बात को सुना, और मुझे ये पक्का विश्वास है कि श्रोताओं ने इस बात को महसूस किया होगा, उन इशारों को भी महसूस किया होगा, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता। ये एक बदलाव
जो सोच में, आपकी शैली में, आपके काम करने के तरीके में आया है, उसने पूरी दुनिया में भारत की छवि को मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक एक स्वरूप दिया है, बदलाव लाया है। लेकिन शिक्षा को लेकर जो आप बात कह रहे थे, क्योंकि ये बात हमने भी अब धीरे धीरे ये महसूस हम करने लगे हैं, वरना हम लोग भी उसी शिक्षा की पद्धति से होकर आए थे। लेकिन अब लगता है कि हमने कैसी शिक्षा पाई या कैसी चीजें हमें बताई गई, पढ़ाई गई, जो राष्ट्रीय गौरव के बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। अब ये चिंतन आपका है, आप इसके बारे में जरूर, जो पूरा एक परिपथ आगे चला है उस पर रोशनी आप जरूर डालें। प्राथमिक स्तर से ही देखें तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण एक उपागम है मनुष्य के जीवन की उन्नति का, तो शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण विषय होता है वो शिक्षा का माध्यम। हम देखें तो आजादी के 70 सालों के बाद भी आज तक इतनी सारी कमेटियों, आयोगों ने लगातार इस बात की अनुशंसा की थी कि खासतौर से स्कूली शिक्षा अपनी मातृभाषाओं में या स्थानीय भाषाओं में कराया जाए। जी, मोदी सरकार लगातार भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध रही। और नई शिक्षा नीति जो हमारी पिछले साल आई है, 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत सारे बिंदुओं में जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लगता है, और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये पहली बार कहा गया कि 5वीं तक की जो पढ़ाई है वह अनिवार्य रूप से मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में कराई जाएगी, और जिसे 8वीं कक्षा तक बढ़ाया जा सकता है। आप पूछ सकते हैं कि ये इससे फायदा क्या होना है, लाभ क्या होना है। भाई, अब तो अंग्रेजी का जमाना है, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो हम ज्यादा विकसित हो सकते हैं, ज्यादा ज्ञान विज्ञान हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जानना चाहिए, जिस अंग्रेजी के पीछे हम भाग रहे हैं, यूनेस्को माना जाता है कि शिक्षा और के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यूनेस्को की 2008 की रिपोर्ट है, और उसी के साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है, यानी शिक्षण मनोविज्ञान, उन सब में ये बार बार दिखाया गया है कि जो आरंभिक शिक्षा है उसको अगर आप मातृभाषा में कराते हैं तो बच्चों के लिए ये बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें संप्रेषण और संज्ञान सहज और शीघ्र होता है। मातृभाषा और स्थानीय भाषा में बच्चा चीजों को समझता है, जबकि इतर भाषाओं में उसे रटना पड़ता है। और आप देखें कि संसार का कोई विकसित देश उठा लें आप, अमेरिका और इंग्लैंड की ही बात ना करें, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कोरिया, चीन, इटली, सारे देशों में कहीं अंग्रेजी में अमेरिका, इंग्लैंड को छोड़कर नहीं पढ़ाई होती है, मातृभाषा स्थानीय भाषा में ही होती है। बल्कि उच्च शिक्षा का माध्यम भी सामान्य रूप से इन देशों में उनकी अपनी भाषा ही होती है। बिल्कुल सच। और नई शिक्षा नीति में न केवल स्कूली शिक्षा में इस बात को बढ़ावा देने की कोशिश है कि हम मातृभाषाओं में या स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने का प्रयास करें, बल्कि उच्च शिक्षा के स्तर पर भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि जहां तक संभव हो हम स्थानीय भाषा या फिर द्विभाषिक रूप से हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। यह बात मैं कहना चाहता हूं जैनेंद्र जी, अभी इसका महत्व हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले 20, 25, 30 सालों के बाद आप देखेंगे कि जब नई पौध हमारी तैयार होगी तो ज्ञान विज्ञान से इस तरह लैस होगी, मौलिक चिंतन इतना ज्यादा वो कर सकती है, जो आज हमारा इतना अद्भुत ज्ञान से संपन्न लोग हैं, प्रतिभा से संपन्न है, लेकिन आपने कितने नोबेल प्राइज दे दिए, कितने बड़े वैज्ञानिक आविष्कार किए, क्योंकि आपका आधा समय तो भाषा सीखने में ही लग जाता है। बल्कि मैं कहूँ कि उच्च शिक्षा में उनकी जो प्रतिबद्धता है अपनी भारतीय भाषाओं को लेकर, अब केवल विश्वविद्यालयों तक ही नहीं बल्कि तकनीकी जो शिक्षा है, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल, इन सब में धीरे धीरे वह भारतीय भाषाओं की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और आपको बहुत जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष से, यानी जो सेशन आने वाला है 2021 का सत्र शुरू होगा, उसमें कई इंजीनियरिंग संस्थाओं में जैसे BHUIT से लेकर कई NITs, जहां पर तकनीकी जो शिक्षण है उसे भारतीय भाषाओं में आरंभ करने की दिशा में वो अग्रसर हो चुके हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये प्रयोग नहीं है, बल्कि ऐसा प्रयोग है ये जो कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि की ओर जाने वाली बात। तो भारतीय भाषाओं को लेकर ये आने वाले समय में निश्चित रूप से, और खासतौर से वहाँ वैसे विद्यार्थी जो ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों से आ रहे हैं, जहाँ पर भाषा ही उनके लिए पहाड़ हो जाता है। ये सच बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार भी है और संस्कार भी है हम सबके लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और इस कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं उन बिंदुओं को लेकर जिस पर राष्ट्र को
गर्व है, होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी शिक्षा से जुड़ी हैं, हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हैं। और इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर निरंजन कुमार को, जो कि प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग, कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में। निरंजन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मुझे शुरू से वो बहुत आकर्षक एक योजना लगी भारत सरकार की, और दरअसल वो योजना क्या, इस देश को एक धागे में मजबूती से पिरोए रखने की कोशिश है, और उसमें अपनी अपनी जो विविधताएं हैं उसको भी बराबर का महत्व दिए जाने का, संरक्षित किए जाने का उद्देश्य लेकर वो एक एकता के सूत्र में हम सबको बांधती हैं। निरंजन जी, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। वो मुझे, अब जिस तरह से 31 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी, और तभी प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत की भी घोषणा की थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत ने किस तरह से देश को जोड़ा है, उसके दो मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब वो एक भारत विविधता में एकता वाली जो बात है। देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट कभी भी आपके साथ नहीं रुक पा रहा था, कश्मीर कभी भी आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा था। जिस ढंग से कश्मीर को 370 हो या नॉर्थ ईस्ट के साथ जिस तरह से भेदभाव पिछले 70 सालों में किया गया, मोदी जी ने पहली बार आने के बाद सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से और भावनात्मक रूप से जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो अवधारणा है, तीनों तरीके से आप देखेंगे तो एक जोड़ने की कोशिश करते हैं एक भारत को। मैं दो उदाहरण आपको दूंगा जी। एक उदाहरण, जो भोपाल में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2015 में, उसमें उन्होंने एक बात कही कि भाई देखिए, हम लोग हिंदी के बारे में, ये हिंदी का विश्व सम्मेलन जरूर है, विश्व हिंदी सम्मेलन, लेकिन क्या कभी हमारे विद्वान ऐसी चर्चा या ऐसा वर्कशॉप करते हैं कि हिंदी तमिल वर्कशॉप, हिंदी बांग्ला वर्कशॉप या हिंदी डोगरी भाषा का वर्कशॉप, जहां पर हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द और तत्व ग्रहण करें, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया, और संविधान का जो अनुच्छेद 351 है, 351 की क्या जो मूल स्पिरिट है, मूल उसका जो भाव है कि हिंदी अपना जो विकास करेगी वह संस्कृत से और अन्य भारतीय भाषाओं से अपने शब्द भंडार और तत्व ग्रहण करेगी। यानी भारत की भाषाई जो एकता है उसको मोदी जी यहाँ पर रेखांकित करते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं। फिर साथ साथ वो यह भी कहते हैं, 2017 का उनका एक भाषण है, यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को क्यों नहीं एक गुजराती भाषी विद्यार्थी जो है, स्कूल का विद्यार्थी मलयालम सीखा है, क्यों नहीं एक बंगाल वाला तमिल सीखना चाहता है, क्यों नहीं एक तमिलनाडु का बच्चा पंजाबी सीखे। यानी लगातार एक भारत जो श्रेष्ठ भारत का भाव है, भाषाई स्तर पर भी, भाव के स्तर पर भी, और आपने बात कही संस्कृति, तो संस्कृति का एक बहुत बड़ा आयाम होता है संगीत। जी, मोदी जी आप देखें उनकी भाषणों को सुने, चाहे उनके मन की बात हो या उनके सामान्य भाषण हो, हर समय वो एक भारत श्रेष्ठ भारत या भारतीयता या भारत की भावात्मक सांस्कृतिक एकता की बात लगातार करते हैं। बिल्कुल। तो ये मोदी जी की ये जो बातें हैं ना, वो अद्भुत है, इस पर लोगों, विद्वानों को विचार करना चाहिए। दरअसल निरंजन जी, मुझे एक बात ये महसूस होती है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को ऐसे जब देखते हैं, आलोचना करते हो, तो हमें लगता है कि शायद वो बहुत गहराई तक उन्होंने उस चीज को जानने की भी कोशिश नहीं की, सतही तौर पर चीजों को समझ के और उसकी आलोचना करने की कोशिश की जाती है, और फिर ये लगता है कि शायद उसके पीछे कोई उनका निहित स्वार्थ हो सकता है। लेकिन मैं जी थोड़ा सा असहमत यहाँ पर हूँगा। कुछ लोगों के साथ यह बात सही है कि वो सतही तौर पर चीजों को देखते हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग है, तबका है, जो चीजों को भली भांति समझता है, जानबूझकर अवमानना करता है, जिसमें उसके निहित स्वार्थ है। लेकिन मैं ये देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत वर्षों से मैं सक्रिय भी हूँ, काम भी कर रहा हूँ, और मुझे देश में तमाम अलग अलग हिस्सों में खासतौर पर लोक जीवन को देखने का, सुनने का, उसे प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। अब उसमें क्या है कि अगर हरियाणा राज्य का जो पेयर है, जोड़ा है, अगर तेलंगाना से बनता है, तो हरियाणा में जो वहाँ की तेलुगु भाषा है उसके कुछ उसमें तय है, मानक बनाए गए हैं उसके, कि साल में आप मान लीजिए कुछ 100 ऐसे वाक्य जो हैं उन बच्चों को सिखाएंगे तेलुगु का। तेलंगाना में हरियाणा हिंदी भाषी है चूंकि, तो हिंदी के शब्द हो सकते हैं, वाक्य हो सकते हैं। फिर यहाँ के कलाकार वहाँ जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ के कलाकार यहाँ आते हैं, तो हरियाणा का चाहे वो घूमर हो, चाहे वो फाग हो, चाहे वो खोड़िया नृत्य हो, उनकी शिक्षा दी जाती है। लंबाड़ी वो हरियाणा के लोग वहाँ जाकर सीखते हैं, फिर वो प्रस्तुतियाँ भी होती हैं। हरियाणा में तेलंगाना के कलाकार आकर हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत करते हैं, तो ये देखना कितना अचंभित करने वाला है। और हरियाणा के कलाकार लंबाड़ी नृत्य
करते हैं तेलंगाना में जाके। जी, तो बहुत आप देखिए कि कितनी निकटता आती है, कितना जुड़ाव उससे होता है। और ये सिर्फ संस्कृति का, तो ये तो लोक संस्कृति का एक रंग है, अब इसमें भाषा भी आ गया, साहित्य भी है, भोजन है, त्योहार है, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो है, और वो पूरी भावात्मक एकता इससे भी हाँ, होता है, और पर्यटन भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो एक साथ मिलकर गहरे सूत्र में पिरोती हैं, वो बहुत अद्भुत है। इस पर छोटी सी मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा जी, कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा भारतीय चिंतन और चेतना को कैसे बढ़ाते जा रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं। आप देखिए कि हर चीज में प्रधानमंत्री के जो भी कदम होते हैं, आपको वहां पर भारतीयता की, भारतीय परंपराओं की झलक जरूर दिखाई पड़ती है। जैसे एक छोटा दो उदाहरण मैं दूंगा। पर्यावरण को देखिए, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस दुनिया में मनाया जाता है, और आप देखिए प्रधानमंत्री अपनी परंपराओं से चीजों को ग्रहण करके कहते हैं कि उनके भाषण सुनिए कभी पर्यावरण दिवस या पृथ्वी जो दिवस मनाया जाता है अर्थ डे पर, कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। तो कहता हम तो पहले ही धरती को माता मानते हैं और अपने को पृथ्वी का पुत्र मानते हैं, धरती का, तो हम अपनी माता को कैसे कष्ट दे सकते हैं। और एक भारतीय सैद्धांतिक अवधारणा के माध्यम से चीजों को हमें पृथ्वी का या पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। एक छोटा उदाहरण और मैं देना चाहूंगा जी। जल संरक्षण की, पानी का क्राइसिस है, और तीसरा विश्व युद्ध या चौथा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। बचपन से हम लोग पढ़ते सुनते आ रहे हैं, चाहे ये मजाक नहीं कहते हो। ये पानी की जो समस्या है यह बहुत ही जलजाहिर है और बहुत कठिन समस्या आने वाले समय में होने वाली। और जल संरक्षण के लिए तमाम आधुनिक तरीके से और जो आधुनिक रैशनल तरीके से चीजों को किया जाता है, प्रचारित किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ ले जाते हैं? कुछ छोटी छोटी जो भारतीय मानस है, आध्यात्मिक मानस है, वहां आपको ले जाते हैं। कहते हैं कि भैया देखो, एक कहीं पर भाषण दे रहे होते, बात कर रहे थे बच्चों से कि हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में प्रसाद का एक दाना भी गिर जाएगा तो परमात्मा का प्रसाद है, वो ना गिर जाए, उससे लात ना लग जाए, बर्बाद ना हो जाए, उसके लिए हम लगातार सजग और सचेत रहते हैं। कहते हैं कि पानी भी, जल भी परमात्मा का प्रसाद है, इसका एक बूंद भी बर्बाद मत करना। तो ये देखिए कि भारतीय जो चिंतन और चेतना है, कैसे उसको टच करते हुए, उसको स्पर्श करते हुए, वह ये नई जो आधुनिकतम चीजें हैं, जो आधुनिक समस्याएं हैं, उसके समाधान देने की एक बहुत ही सूक्ष्म धरातल पर, अवचेतन के धरातल पर प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अपील करती है नहीं वाकई। और इसीलिए देखिए, यही सोच लेकर एक जल जीवन मिशन की भी शुरुआत उन्होंने की, इसका जिक्र भी मन की बात में उन्होंने किया। निरंजन जी, एक बात मुझे याद आ रही है, अगर आपको ध्यान होगा कि 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था प्रधानमंत्री जी ने। 28 सितंबर की वो तारीख थी और जनरल असेंबली को संबोधित किया था। अखबारों में ये टाइटल छपा था, मुझे याद है कि 17 मिनट के भाषण में 17 मुद्दों पर मजबूती से भारत का पक्ष रखा प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री जी के संबोधन में एक दो बातें ऐसी थी जो बहुत देश के आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने बाकी देशों का बहुत अनुसरण कर लिया, अब बारी है कि दुनिया भारत के नक्शे कदम पर चले। अब ये बदलाव सोच का अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक है, बहुत दूरगामी है और इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस देश के हर वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम उन चीजों पर थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहते हैं जिससे आज देश को आंतरिक तौर पर भी बहुत मजबूती मिली है और वैश्विक स्तर पर भी उसकी पहचान बनी है। अब देखिए, एक स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की, इस देश को लेकर एक छवि बनाई गई थी कि भारत में गंदगी है, लोग अच्छे से रहना नहीं जानते, लोगों में इस तरह की चेतना नहीं है स्वच्छता को लेकर। और ये पूरी सोच उन्होंने बदली अपने लगातार चिंतन से, अपनी शैली से, अपने कामों से। एकदम सही बात है कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था। आपने अभी शौचालय की बात की, उस संदर्भ में बात स्वच्छता के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या स्थिति आ गई कि हम जो बीच के हमारे गुलामी के वर्ष रहे, वहां पर जो हमारी स्थिति बिगड़ती चली गई और अंग्रेजी राज ने तो बिल्कुल इस देश को तहस नहस कर दिया। इतने अफसोस की बात है कि आजादी के 70 साल बाद 2014 की बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी 37 से 38% परिवारों में ही शौचालय था, बाकी परिवारों को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था। मैं बात कहना चाह रहा हूँ महिलाओं के संदर्भ में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी इतनी बड़ी आबादी, लगभग 62% आबादी शौच के लिए बाहर जाती थी, उसमें महिलाएं भी थी। हमारे 2014 के चुनाव के बाद का जो पहला लाल किले से उनका प्रधानमंत्री के रूप में संबोधन था, उसमें उन्होंने स्वच्छता अभियान और शौचालय अभियान की बात की थी और सारे बुद्धिजीवियों ने उनका मजाक उड़ाया था, सारे पत्रकारों ने। और जब शौचालय बने, बाद में घर बने, तो मैं बता दूं, शौचालय और घर सिर्फ शौचालय नहीं है वो, और घर सिर्फ घर नहीं है वह आपकी सामाजिक, मानसिक और एक तरह से आपकी गरिमा और सुरक्षा, उसका भी प्रतीक है, उसका भी प्रतिबिंबन करते हैं। स्त्री जो सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहां पर भी ये बात निहित है।
नहीं, देखिए ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो स्त्री के सम्मान से और उसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। और शौचालय या घर जो है वो सिर्फ एक भौतिक स्वरूप नहीं है, एक आकार नहीं है, बल्कि उसके पीछे के जो संकट या जो परेशानियां या जो दुश्वारियां रही हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनके सम्मान और सुरक्षा को लेकर, उस पर सोचना बिल्कुल शुरुआती दौर में और उस पर लगातार काम करते रहना। और आज ये स्थिति कम से कम ये 2020 के आंकड़े हैं कि 100% लगभग शौचालय देश में बन चुके हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब इतिहास लिखा जाएगा 100-200 साल के बाद, तो उस समय इन चीजों को तो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। निरंजन जी, देखिए आपको, मुझे मालूम है कि इस बात की पीड़ा होती है कि जो तथाकथित बहुत सारे बुद्धिजीवी होंगे जो शायद इसकी प्रशंसा न करें या आलोचना करें, लेकिन आम जनता, आम लोग जो है ना, इस बात को बहुत गहरे से समझते हैं और इस बात को हम महसूस भी करते रहते हैं। अब आप ये बताइए कि जैसे महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। गांव-गांव में, पहाड़ों पर, जंगलों में औरतें भटकती फिरती थी पूरे दिन कि ताकि वो रात को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर लें, ईंधन इकट्ठा कर लें। बिल्कुल। लेकिन आज 8.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचा है। अब इसका आप अंदाजा लगाइए कि क्या जिंदगी में बदलाव आया इन चीजों की वजह से। मतलब ये देखिए ना कि भाई आपने कहा ना कि महिला सशक्तिकरण, उससे फायदा, आर्थिक कितना बड़ा लाभ होने वाला है, कितना समय आपका बच रहा है, इतनी मेहनत आपकी बच रही है, जिसके लिए आप कोई प्रोडक्टिव काम में, आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव काम में मदद कर सकते हैं, अपने घर परिवार के देखभाल में मदद कर सकती हैं वो महिलाएं, अपना स्वास्थ्य भी उनका अच्छा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए उनका, औरतों का स्वास्थ्य, लड़कियां या औरतें जो मूलतः भोजन पकाने से जो जुड़ी हुई हैं, उनकी सेहत पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। बहुत, केवल एक ही नहीं, महिलाओं के संबंधित तो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपने उज्ज्वला योजना की बात की, सौभाग्य योजना देखिए, बिजली घर घर पहुंचने का मतलब, अंतिम जो गांव मणिपुर का जो लिसांग गांव है, वहां भी बिजली 2018 में पहुंच गई थी, लिसांग गांव मणिपुर के। और देखें, केवल अच्छा महिलाओं की, तो सारी महिलाओं के, और खासतौर से जो कमजोर तबके की महिलाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, उसमें कमजोर महिलाओं पर विशेष फोकस है। माइनॉरिटी की बात करें आप, जो हमारी अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, जो जैसे खासतौर से 3 तलाक का इतना बड़ा महिलाएं झेलती रही हैं अभिशाप, जो मैं, चूंकि लॉ भी मैंने पढ़ा है, कानून भी, किस तरह से छोटी छोटी चीजों पर कैसे तलाक दे दिया जाता था मुस्लिम महिलाओं को। आज 3 तलाक के केस 5% से भी कम रह गए। उसी तरह से हज में जो मुस्लिम महिलाएं जाती थी, पहले था बिना पति के जा ही नहीं सकती थी। अगर किसी महिला का पति ना हो या उसका पति तलाक दे चुका हो या मर चुका हो तो हज नहीं कर सकती थी। आज मुस्लिम महिलाएं बिना पति के भी हज करने जा सकती हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार दिया प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को। तो ये देखिए, देश में हमारे समाज का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो उनके चिंतन से सकारात्मक रूप से जुड़ा ना हो और प्रभावित ना हुआ हो, क्योंकि उन्होंने सबके लिए, जो वो कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बात को उन्होंने चरितार्थ किया है अपने काम से और अपनी शैली से। जी। इस पे मैं एक बात कहूंगा, जैसे लगातार हमारे बुद्धिजीवियों ने, मुझे बुद्धिजीवियों से बहुत, देखिए मैं जैनेंद्र जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष है, विपक्ष का, सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, वे राजनीति करते हैं और राजनीति करना ही उनका कार्य है। और विपक्ष का कार्य है कि सरकार की आलोचना करना, लेकिन जो बुद्धिजीवियों का कार्य क्या है कि देश के सामने सही बात रखना, बिल्कुल सही बात कहना और देश को सही दिशा देना, जनता और देश को। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी क्या, लगातार प्रधानमंत्री कह रहे ये हिंदूवादी है, कट्टर हिंदूवादी है और अल्पसंख्यकों की असुरक्षा, लगातार असुरक्षा का भाव भरते जा रहे हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा। यही व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि देवालय से पहले शौचालय, इतनी बड़ी बात कहना तो कट्टरवादी हिंदू नहीं कह सकता है। उन्होंने कहा कि भैया, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, तो यह व्यक्ति था कि जब आज केरल की जो 46 नर्सेज जो थी, ईसाई नर्सें, जिनको अरब में जब बंधक बना लिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कोशिश की, उस 46 नर्सों को वहां से बंधक मुक्त कराया। उसी तरह से हुआ क्या कि इराक में और अफगानिस्तान में फादर एलेक्सी प्रेम कुमार थे, उनको भी आतंकवादियों ने गिरफ्तार कर लिया था। वो ईसाई धर्म के वो भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयास से वो लोग छूट पाए। 2014 में उसी तरह से विदेश में फंसे 90,000 से अधिक भारतीय, जिसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद, सबको बिना पूछे कि तुम किस मजहब के हो या किस जाति के हो, प्रधानमंत्री वापस लाने में मदद करते हैं। मुस्लिम महिलाओं को जब 3 तलाक में बराबरी का दर्जा देते हैं तो वो नहीं पूछते हैं। जब सौभाग्य योजना हो या शौचालय योजना हो या आवास योजना हो, सारी योजनाएं हो, ये नहीं पूछा जाता कि भाई तुम किस मजहब के हो, किस जाति के हो, तो पहले हम तुम्हें दें या बाद में तुम्हें दें। तो ये सारी बातें बहुत ही पीड़ादायक है और
पर जनता इस बात को समझती है। बिल्कुल, इसीलिए देखिए, इसलिए ये भरोसा रहता है कि आज नहीं तो कल बाकी लोग भी इस बात को महसूस करेंगे, क्योंकि उनके निहित स्वार्थ ऐसी आलोचनाओं से पूरे नहीं हो पाएंगे, ये तय बात है। चूंकि हमने महिलाओं के जो सम्मान है उसकी बात की, सुरक्षा की बात की, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने बहुत लगातार उसके लिए प्रयास किया। बहुत सारी योजनाएं भी उन्होंने उसके लिए शुरू की। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना है, या इस तरह की कई चीजें प्रधानमंत्री जी की पहल पर शुरू हुई भारत सरकार द्वारा, ताकि वो एक अच्छी आयुष्मान योजना में ही देख लीजिए एक कितनी महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत। तो निश्चित रूप से, बल्कि एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कैसे ये इस व्यक्ति की सोच है। हाँ। अभी तक हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा कानून था, लेकिन उस योजना की कमी क्या थी कि सिर्फ 11 राज्यों तक लागू थी खाद्य सुरक्षा, यानी 11 राज्यों के गरीबों को ही राशन मिलेगा उस रूप में। लेकिन प्रधानमंत्री ने आते ही कहा कि ये जो खाद्य सुरक्षा कानून है सभी राज्यों में लागू कर दिया। अब सिर्फ 11 राज्य में लागू जो अब तक थे, यानी 18 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्यों में वह लागू नहीं था, सबको एक साथ लागू कर दिया। इसमें स्त्रियों को निश्चित रूप से घर चलाना, जो अन्नपूर्णा की बात हम करते हैं, तो स्त्री को सबसे अधिक उसकी चिंता रहती है, और इस तरह से स्त्री के मानसिक जो उनका तनाव या दबाव रहता था उसको मुक्त करना। उसी तरह से देखिए कामकाजी महिलाओं के लिए अद्भुत बात है। अभी तक क्या था कि मातृत्व अवकाश जो होता था कि वेतन के साथ आपको मातृत्व, कोई महिला गर्भवती होती थी, कामकाजी महिला, तो 12 सप्ताह का अवकाश मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने इसे 12 सप्ताह से सीधे 26 सप्ताह का कर दिया। ये मतलब बात को सोचे, स्वास्थ्य को लेकर आपने एक बात कही, तो ये उसी से संबंधित ये बात थी। निरंजन जी, 2019 में जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसमें बहुत ऐसे सारे निर्णय या कानून बने या चीजें सामने आई देश के, जो मुझे लगता है कि इस देश के आत्मविश्वास को भी दर्शाती हैं और सरकार के आत्मविश्वास को भी दर्शाती हैं। जैसे अनुच्छेद 370 की हम बात करें, या इतने वर्षों का पुराना विवाद जिसको लेकर था, विवाद कुछ वर्गों, कुछ समूहों का हो सकता है, वो देश का विवाद नहीं था, लेकिन देश प्रभावित उससे जरूर था, और बहुत नकारात्मक रूप से उसका प्रभाव देश पर पड़ रहा था। हमारी छवि दुनिया में खराब हो रही थी। वो श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर। मैं बताऊं जैनेन्द्र जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये केरल के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व शास्त्री, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी थे, रीजनल डायरेक्टर अयोध्या के दिनों में, और वो मुसलमान थे। उन्होंने पुस्तक लिखी है इसी पर, राम मंदिर विवाद पर, और उन्होंने बताया कि कैसे एक खास विचारधारा के बुद्धिजीवी और इतिहासकारों ने इस पूरे विवाद को गढ़ा, जबकि उनको पता था कि जो विवादित ढांचा था, उस विवादित ढांचे के बुनियाद में एक मंदिर था, वह राम का मंदिर था, और अयोध्या का वह राम का मंदिर, जो अयोध्या जानते हैं हमारे प्राचीन काल से कुछ ऐसी नगरी, अयोध्या, काशी, जो हमारी प्राचीन नगरी है, हमारे आस्थाओं के केंद्र में है, और पूरी दुनिया जानती है, केवल भारतीय भाषाओं नहीं। मेरा एक लेख श्री राम पर भी है, और उस लेख में आप देखेंगे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, यानी थाईलैंड, श्रीलंका, कितनी सारी भाषाओं में, विदेशी भाषाओं की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर राम कथा और अयोध्या की चर्चा होती है, लेकिन एक विवाद के रूप में गढ़ा गया। और आपने जो बात कही कि जो दूसरे उनका टर्म है, दूसरे बार जब सरकार के रूप में आते हैं, तो कुछ ऐसे उनके निर्णय है, निश्चित रूप से, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वह धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे नागरिकता कानून का मुद्दा हो। और देखें, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो निहायत ही जनप्रिय, लोकप्रिय और जनता के हित से संबंधित मुद्दे हैं। कुछ भावनात्मक रूप से, कुछ सामाजिक रूप से, कुछ सांस्कृतिक रूप से, कुछ राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की दृष्टि से। देखिए, बापू ने 1947 में ही ये बात कही थी। उन्होंने खुद कहा था कि जब देश का बंटवारा हो रहा था और बहुत सारे लोग कहीं उधर रह गए जो गैर मुस्लिम थे, उन्हें भी ये आशंका थी कि शायद वो भविष्य में उन्हें प्रताड़ित न किया जाए, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, या उन्हें एक सम्मानित जिंदगी जीने का अवसर न मिले। उन्होंने भी तब ये बात कही थी कि वे गैर मुस्लिम जो यहाँ हिंदुस्तान वापस आना चाहेंगे, उनको आने का पूरा अवसर मिलेगा, उनको सुरक्षा मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा, उनको नागरिकता मिलेगी, है ना। तो ये विचार तो तब से ही चला आ रहा था, लेकिन नागरिकता कानून बना और उसमें वही चीजें जो है वो साकार की गई, उसे धरातल पर लाया गया। लेकिन फिर वही बात हुई कि कुछ निहित स्वार्थ से वशीभूत कुछ वर्गों ने उसको लेकर काफी उसकी आलोचना की। लेकिन नागरिकता कानून या राम मंदिर या अनुच्छेद 370,
अनुच्छेद 370 की पहले बात कर लेते हैं। किस तरह से राष्ट्रीय एकता को इसने मजबूत किया? आप देखें कि आप दुनिया का किसी देश में आप देखते हो कि एक देश में कई विधान, कई प्रधान और कई निशान हो, कोई भी नहीं किसी देश में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। मैं तो मुझे मौका मिला कि अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया मैंने कई साल तक, और दुनिया के कई देशों में मैं घूमता फिरता रहा। कहीं पर भी मुझे ऐसा, जबकि भारत ऐसा महान देश जहाँ पर इतनी अधिक सांस्कृतिक एकता है, आपस में भाईचारा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या हमारे कुछ ऐसे बुद्धिजीवी, एजेंडा बुद्धिजीवी जिसे मैं कहता हूँ, कि इन लोगों ने लगातार समाज के कुछ वर्गों को, कुछ तबकों को या तो डरा के रखा या फिर उनको हाशिए पे रखने की कोशिश। कश्मीर को ही देख रहे, धारा 370 के राजनीतिक के फायदे नुकसान तो एक अलग पक्ष है। आप देख लीजिए, धारा 370 के हटने से सबसे अधिक जिसको फायदा हुआ वह कश्मीर के दलितों को हुआ है। याद रखिए, कश्मीर के दलितों को किसी तरह का कोई नागरिक अधिकार नहीं था जो भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। आप कश्मीर की आवाम से पूछ लीजिए, जो न्यूट्रल आवाम है, किसी खास धारा या किसी खास मजहबी उन्माद से प्रेरित नहीं है। मैं मुसलमानों की बात भी कर रहा हूँ, बहुत खुश है, क्योंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से वहां पर मतलब कई पीढ़ियों को खत्म कर दिया गया, युवा पीढ़ियों को। तो देखिए, वहाँ कश्मीर के जो लीडरशिप थी वहाँ की, उन लीडरशिप के सभी के बच्चे या तो अमेरिका या यूरोप या किसी अच्छे देशों में उनके संतानें पढ़ती थी। इस कश्मीर की आम आवाम, वहाँ का आम जो युवक था, वह इसी आतंकवाद के झांसे में आकर, उसके भड़कावे में आकर, मजहबी उन्माद में आकर एक तरह से अपना नुकसान कर रहा था। लेकिन 370 के बाद देखिए, न केवल उन सारी ऐसी घटनाएं कम हुई हैं, बल्कि कश्मीर का जो आम युवक है वो भारतीय सेना में, भारतीय पैरामिलिट्री में और भारत के अन्य शिक्षण संस्थाओं में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। तो ये एक ऐसी घटना है जिसमें भारत तो खुशी मना ही रहा है कि हमारा देश आज एक विधान, एक संविधान और एक निशान हो गया कश्मीर में भी। लेकिन कश्मीर की आम आवाम भी जो है वह भी खुश है, जो विकास चाहती है, जो खुशहाली चाहती है, अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहती है, वो सभी उस बात को लेकर खुश हैं। जी। लेकिन एक चलते चलते, क्योंकि मुझे ध्यान आया, देखिए इतने सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, विकास के तमाम जो बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाइयां, योजनाएं और प्रयास हुए सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उनका जिक्र किया। एक चीज जो मुझे ध्यान आ रही है, दरअसल स्वच्छता तो भौतिक रूप से हमारे आसपास की स्वच्छता तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ही है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर जो संकल्प प्रधानमंत्री ने दिया और उस पर जो कार्रवाइयां की, सख्तियां की, वो भी एक तरह से हमारे देश की आंतरिक जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसकी स्वच्छता का ही एक बहुत बड़ा प्रयास था। निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जो डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर्स है, जो जनधन योजना है। कितनी बड़ी बात है। मतलब आप इस देश का एक प्रधानमंत्री, आज से बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम जो पैसा खर्च करते हैं उसका 15 पैसा ही, सिर्फ 15% आम जनता तक पहुंच पाता है। आज प्रधानमंत्री जी की जो जनधन योजना है, उसके माध्यम से 100%, 100 रुपए में 100 रुपए हमारे जो भी लाभार्थी हैं सीधे सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। ये अपने आप में एक ऐसी बड़ी घटना थी जिसने भ्रष्टाचार को, इस स्तर पर भ्रष्टाचार को एकदम खत्म कर दिया। अब भ्रष्टाचार वाली बातें, जिस तरह से दलाल घूमते रहते थे, सत्ता के दलाल सत्ता के कॉरिडोर में, मंत्रालयों के कॉरिडोर में, वैसी चीजें अब नहीं रह गई हैं। अब जनधन योजना जैसी 2014 में जिसकी शुरुआत हुई, देखिए दुनिया का एक ऐसी, मतलब आर्थिक जगत के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी योजना है, और आज भारत में 32 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़े हैं, उनके बैंक खाते खुले हैं और उनको सीधा लाभ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, उसको जो भी लाभ मिलना है वो सीधा उसके खाते में जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इसके अलावा छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। जैसे आप देखिए, आज यूरिया की नीम कोटिंग हुई तो यूरिया का करप्शन खत्म हो गया। उसके बाद आप देखें तो कंपनी के एक्ट में ऐसा बदलाव किया गया कि रातों रात 3 लाख फर्जी कंपनियां बंद हो गई। एनजीओ के माध्यम से, जो एनजीओ देश में, कुछ एनजीओ अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे एनजीओ जो हैं फर्जी एनजीओ हैं, जहां विदेशों से पैसा लेते हैं या तो देश विरोधी कार्यों के लिए, या देश में भी कई तरह के नारे बारे करते हैं। एनजीओ के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा जी सबको ऑडिट कराना पड़ेगा। जैसे कहा ऑडिट कराना पड़ेगा, रातों रात 2 लाख एनजीओ बंद हो गए। और मैं देखता हूँ कि सरकारी खरीद में कितनी बंदरबाट होती थी, अनाप शनाप औने पौने चीजें खरीदी जाती थी, और अब क्या कर दिया उन्होंने
कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से खरीदारी सारी होगी। जेम से खरीदारी करते ही सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। डिजिटल माध्यम से ना एक पैसा आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं, ना एक पैसा ज्यादा आप किसी को दे सकते हैं। समय की अपनी बाध्यता है निरंजन जी, इसलिए बातचीत को हम आज यहीं विराम देंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जी धन्यवाद जैनेंद्र जी, नमस्कार। तो श्रोताओं, इस समय अभी हम बात कर रहे थे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में प्रोफेसर निरंजन कुमार से, जो कि प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग कला संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में। और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसे बिंदु आपको भी जरूर मिलेंगे इस कार्यक्रम के और इस बातचीत के माध्यम से, जिनको आप समझते होंगे या समझने की कोशिश करेंगे, और उसके परिप्रेक्ष्य में आप भी अपने चिंतन को एक दिशा दे सकते हैं, ऐसी दिशा जो राष्ट्र को और मजबूती दे, हमारे इस राष्ट्रीय चेतना को मजबूती दे और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने में उसकी भूमिका हो। राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा तो भारतवासी होने के नाते हम सबका भी गौरव बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाता हूं। अब जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर